दोस्तों, दुनिया में अगर बिजली को भी वायरलेस तरीके से इस्तेमाल किया जा पाता तो दुनिया कुछ और ही होती। असल में ये सपना निकोला टेस्ला ने देखा था। निकोला टेस्ला का मानना था कि वो पृथ्वी के अंदर से एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं और उस एनर्जी को दुनिया भर में वायरलेस तरीके से ट्रांसमिट कर सकते हैं। और उनके शुरुआती एक्सपेरिमेंट सफल भी रहे थे, लेकिन उनकी डेथ के बाद उनका शोध रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया। आज टेस्ला के वायरलेस पावर टेक्नोलॉजी का कोई सबूत नहीं बचा है, या फिर सालों से हमें पढ़ाया जा रहा है कि गीज़ा का महान पिरामिड एक राजा का मकबरा था, बल्कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका एक अलग उद्देश्य था। निकोला टेस्ला इन मकबरों को वायरलेस पावर टेक्नोलॉजी ट्रांसमिट करने का लगभग 5000 साल पुराना तरीका मानते थे। तो क्या वाकई ये सच है? आइए जानते हैं। सबसे पहला सवाल आता है कि पिरामिड क्यों बनाए गए थे? शायद सबसे पहले डेड मम्मीज को रखने के लिए। इजिप्टोलॉजी का कहना है कि गीज़ा का ग्रेट पिरामिड चौथे राजवंश के मिस्र के फेरो खुफू के लिए बनाया गया एक मकबरा है, जिसने 4500 साल पहले राज किया था। लेकिन ग्रेट पिरामिड मिस्र के दूसरे इजिप्शियन टूम से बिल्कुल मेल नहीं खाता। ग्रेट पिरामिड में कोई आर्टिफैक्ट्स, कोई हायरोग्लिफ्स और किसी भी तरह की वॉल आर्ट देखने को नहीं मिलती। यहाँ ये तर्क दिया गया है कि राजा के कक्ष में पाए गए ग्रेनाइट के ताबूत में एक बार खुफू की मम्मी मिली थी। इस बात का भी कोई सबूत नहीं है कि वहाँ कोई मम्मी मौजूद थी। एंशिएंट इजिप्शियंस के लोग फेरो को अपना भगवान मानते थे और ग्रेट पिरामिड उसी भगवान के लिए एक अजीब स्ट्रक्चर है, जहाँ छोटे चैम्बर्स, सकरी गलियाँ और कोई भी किसी भी तरह के निशान मौजूद नहीं है। जिस तरह से पिरामिड बनाया गया था और इसे बनाने के लिए इस्तेमाल की गई सामग्री से ये पता चलता है कि इसका एक अलग पर्पस था। पिरामिड का आकार कंपास के साथ इतना सटीक है कि केवल मॉडर्न इंजीनियरिंग ही इसका मुकाबला कर सकती है। महान पिरामिड 2.5 मिलियन पत्थरों के ब्लॉक से बना हुआ एक पहाड़ है, जिसका वजन 6 मिलियन टन है और इसे 481 फुट ऊंचा बनाया गया है। इसका फुटप्रिंट 13 एकड़ से भी ज्यादा में फैला हुआ है। इसे ट्रू नॉर्थ के 115 डिग्री के अंदर बनाया गया है, जो कि इम्पॉसिबल लगता है। इसका बेस भी 1 इंच के 3/4 के अंदर फ्लैट है। यह इतना सटीक है कि मॉडर्न स्ट्रक्चर्स को भी ऐसा बनाने के लिए आज लेजर का इस्तेमाल करना पड़ता है। पिरामिड के किनारे 755 फीट से ज्यादा लंबे हैं और पत्थर के ब्लॉक से बने हुए हैं, जिसका वजन 2 से 40 टन के बीच है। हर साइड किसी भी दूसरे के 2 इंच के भीतर है, जो कि 99.98% सटीक है। और सबसे मजेदार बात यह है कि पिरामिड की 4 साइड्स बिल्कुल नहीं है, बल्कि इसमें 8 है, जिससे आप केवल सीधे ऊपर से देख सकते हैं, या जब पिरामिड पर एक सही समय के दौरान छाया गिरती है तब देख सकते हैं। और हाँ, ये कोड भी बिल्कुल सटीक है। जिसने भी पिरामिड बनाया वो किसी न किसी तरह से पृथ्वी के आकार को जानता था, क्योंकि अगर आप पिरामिड की ऊंचाई लेते हैं और इसे 43,200 से गुणा करते हैं तो आपको 24,734.94 मील मिलेंगे, जो कि पृथ्वी की भूमध्य रेखा की परिधि है। और ये 99.3% पिरामिड से मेल खाती है। दोस्तों, हम जानते हैं कि एंशिएंट लोग इक्विनॉक्सेस पर अच्छे से निगरानी रखते थे, यानी जब दिन और रात की लंबाई समान होती है। इक्विनॉक्सेस पर दिन और रात की लंबाई 43,200 सेकंड होती है। अब आप कहेंगे 43,200 और पृथ्वी के आकार के बीच का संबंध जबरदस्ती बन रहा है। असल में वे कहते थे कि ग्रह अलग अलग स्थानों पर अलग अलग आकार के होते हैं। ग्रेट पिरामिड का ज्यादातर हिस्सा न्यूमोलाइट चूना पत्थर से बना हुआ है, जो लाल भूरे रंग के ब्लॉक जिन्हें हम आज देखते हैं, ये चट्टान साइट के करीब पाई जाती है और अच्छी खासी मात्रा में है। लेकिन पिरामिड के बनाने वालों ने यहाँ ना पाए जाने वाली अलग सामग्रियों का भी इस्तेमाल किया था। पिरामिड का बाहरी हिस्सा एक बार चमकीले सफेद चूना पत्थर से बने आवरण पत्थरों से ढका हुआ था और उन्हें चिकना पॉलिश किया गया था और एक साथ इतनी मजबूती से फिट किया गया था कि कोई जोड़ दिखाई नहीं दे रहा था। इन आवरणों को लगभग 500 मील दूर तुरा में एक खदान से काटा और भेजा गया था। ये हजारों टन पत्थरों के ब्लॉक को पूरे फ्लोरिडा स्टेट की लंबाई में ले जाने जैसा है। चूना पत्थर में मैग्नीशियम की कमी होती है, जो इसे एक अच्छा इंसुलेटर बनाती है। साथ ही चूना पत्थर इलेक्ट्रिक फ्लो भी ले जा सकती है। लाइमस्टोन चार्ज 2 फेस को एक साथ जोड़ता है और इस वजह से ये पत्थर एक इलेक्ट्रिक करंट बना देता है। क्वार्ट्ज का इस्तेमाल सभी तरह के मॉडर्न डिवाइसेस जैसे घड़ियां, टीवी, जीपीएस यूनिट्स और इसी तरह के दूसरे डिवाइसेस में किया जाता है। क्वार्ट्ज का इस्तेमाल करने वाली घड़ी को चार्ज करने के लिए आपको बस इसे हिलाना होता है। और अगर आपने कभी बारबेक्यू लाइटर का इस्तेमाल किया है तो वोल्टेज एक क्वार्ट्ज क्रिस्टल द्वारा बनाया जाता है। राजा और रानी के रूम ग्रेनाइट से बनाए गए थे, जिसमें 85 क्वार्ट्ज हैं और सुरंगों और रास्तों को भी क्वार्ट्ज से लाइन से लगाया गया है। और अगर सभी ग्रेनाइट पर दबाव डाला गया तो ये बहुत ज्यादा मात्रा में बिजली पैदा करेगा, जिससे पिरामिड एक बड़े पावर प्लांट में बदल जाएगा। और इस बात का सबूत है कि वास्तव में ऐसा हुआ था, क्योंकि ये सोच है कि महान पिरामिड एक पावर प्लांट था। ये नई बात नहीं है। इसे पहली बार 1970 के दशक में फ्रिंज थ्योरी करके पेश किया गया था। फ्रिंज थ्योरी के खिलाफ कई सालों से ज्यादा खोज की गई है और इसमें ज्यादा सबूत भी सामने आए हैं
कि एक पावर प्लांट के रूप में ग्रेट पिरामिड फ्रिज विज्ञान नहीं था बल्कि वास्तविक विज्ञान था। सबसे मशहूर मामलों में से एक क्रिस्टोफर डन से आता है। उनका मानना है कि प्रोसेस पिरामिड के नीचे तहखाने में शुरू होता है, जिसे पानी से भरा जाता है। क्योंकि पानी भूमिगत गुफाओं के माध्यम से चलता है तो ध्वनि तरंगे पैदा होती हैं और इन तरंगों की आवृत्ति पृथ्वी के प्राकृतिक कंपन के साथ रेजोनेट होती है। क्योंकि वे तरंगे पिरामिड के माध्यम से ऊपर जाती हैं और इस प्रोसेस का इस्तेमाल फोकस को बढ़ाने और ध्वनि को ऊर्जा में बदलने के लिए किया जाता है। रानी के रूम का इस्तेमाल रासायनिक प्रतिक्रिया के लिए किया गया था जिससे हाइड्रोजन बनाया गया था और इसका सबूत 2 आंतरिक शाफ्ट है जो रानी के रूम से बिजली हवा को आयनित करते हैं, जिससे भव्य गैलरी के भीतर चालकता बढ़ती है, जहां 27 या 28 जोड़े रेजोनेटर्स कंपन करते हैं और ध्वनि उत्सर्जित करते हैं। हाइड्रोजन परमाणु गैलरी के ध्वनि तरंगों के अनुरूप तरंगों में खुद को व्यवस्थित करेंगे और ये ध्वनि तरंगे पत्थर को और ज्यादा उत्तेजित करती हैं, जिससे और भी ज्यादा बिजली पैदा होती है। सीधे तौर पर समझे तो शाफ्ट को रानी के रूम में चिपकाने से पत्थर उत्तेजित होते हैं। अक्वास्टिक इंजीनियर्स ने निर्धारित किया कि गैलरी 440 हर्ट्ज पर रेजोनेट होती है। राजा का रूम जो 440 हर्ट्ज और एफ शार्प पर रेजोनेट होता है। राजा के रूम के ऊपर ग्रेनाइट बीम की 5 परतें हैं जो एक दूसरे से हवा के अंतराल द्वारा अलग की गई हैं। इसे रिलीविंग चैम्बर कहा जाता है क्योंकि ये माना जाता है कि यह आंतरिक संरचना पिरामिड के वजन को कम करती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करती। बीम 3 तरफ से चिकनी है लेकिन सबसे ऊपर खुदरी कट है। क्रिस्टोफर डन का मानना है कि खुदरी कटाई का कारण यह है कि ग्रेनाइट बीम कैसे कंपन करते हैं और धीरे धीरे पत्थर को छीलते हैं जब तक कि वे एफ शार्प कार्ड के साथ रेजोनेट ना हो। असल में जो वो करते हैं, राजा का रूम एक हेल्महोल्ट्ज रेजोनेंस के नाम से जाना जाता है। यानी जब आप एक बोतल के ऊपरी सिरे पर हवा छोड़ते हैं और साउंड क्रिएट करते हैं तो वो एक हेल्महोल्ट्ज रेजोनेंस बन जाता है। अब असल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी पर प्रतिक्रिया करने का कोई सबूत 2018 तक नहीं था। चाहे यह सच हो या ना हो, यह वैज्ञानिक रूप से संभव है कि ग्रेट पिरामिड एनर्जी का निर्माण, दोहन और ध्यान केंद्रित करने का एक स्ट्रक्चर था। बाहरी हिस्सा बिजली को इंसुलेट करने वाली चीज़ों से बना था और अंदर वाला हिस्सा बिजली को संचालित करने वाली चीज़ों से बना था और इसके रूम्स बिजली बनाने वाली चीजों से बने थे। बल्कि सबूत का अगला टुकड़ा पिरामिड की एनर्जी सेंट्रलाइज करने की क्षमता है। 2018 में वैज्ञानिक अलग अलग आकार पर रेडियो तरंगों का इस्तेमाल ये देखने के लिए करते हैं कि क्या ग्रेट पिरामिड एक रेजोनेट लेंथ की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के साथ बातचीत करता है। उनके एक्सपेरिमेंट्स ने साबित कर दिया कि एक रेजोनेटिंग कंडीशन में पिरामिड के रूम में और साथ ही इसके आधार के नीचे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को केंद्रित कर सकता है। पिरामिड में रेजोनेट 200 से 600 मीटर तक की लंबाई वाली रेडियो तरंगों द्वारा प्रेरित किया जा सकता है। ये 200 मीटर के जितना करीब होगा, प्रभाव उतना ही ज्यादा नाटकीय होगा। एक साल बाद 2019 में एरिक विल्सन ने एक बड़े पैमाने पर थर्मल एक्वेस्टिक जनरेटर इस्तेमाल किया जो पृथ्वी की वाइब्रेशन को रिकॉर्ड कर सकता था। ये वाइब्रेशन जो मुख्य तौर से चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण द्वारा बनाई गई ज्वारीय ऊर्जा से आती है। हजारों साल पहले बनाई गई इस टेक्नोलॉजी से असीमित प्योर एनर्जी बनाई जा सकती थी। लेकिन वे एनर्जी कैसे हासिल करते थे, यह असल में हमें टेस्ला की ओर वापस लाता है। उनका वन क्लॉफ टावर तांबे और लोहे की छड़ी के साथ एक पानी से भरे गड्ढे के ऊपर बनाया गया था जो पानी से नीचे तक फैली हुई थी। जब बिजली को टावर से भेजा गया था तो इसे वायुमंडल के माध्यम से दुनिया भर में प्रसारित किया जाना था। पिरामिड के नीचे भी पानी भरा हुआ था और तांबे के पाइप और लोहे की छड़ें हाल ही में वहां खोजी गई हैं। और अगर कैपस्टोन सोने से बना होता तो पिरामिड के अंदर सेंट्रलाइज एनर्जी टॉप पर खींची जा सकती थी और वायुमंडल में ट्रांसमिट होती। टेस्लास वायरलेस पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ने पृथ्वी के रेजोनेंस का इस्तेमाल किया था, ठीक वैसे ही जैसे द ग्रेट पिरामिड ने इस्तेमाल किया था। पिरामिड की तरह टेस्ला के टावर के जरिए क्रिएट हुई असीमित प्योर एनर्जी सभी के लिए मुफ्त होती, लेकिन उससे पहले ही टेस्ला के टावर को रहस्यमय तरीके से खत्म कर दिया गया था। और इस बात के प्रमाण भी मौजूद हैं कि ग्रेट पिरामिड साल 1900 में अंदर से खत्म हो गया था। निकोला टेस्ला ने जेपी मॉर्गन को एक वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम बनाने के लिए एक प्रोजेक्ट को फंडिंग देने के लिए राजी किया था। जब टेस्ला को फंड मिल गया तो उन्होंने दुनिया भर में पैसे ट्रांसमिट करने की वजह प्रोजेक्ट को बढ़ाने का फैसला किया। टेस्ला ने सोचा था कि वो दुनिया में बिजली वायरलेस तरीके से ट्रांसमिट करेंगे और टेस्ला ने पहले ही एक्सपेरिमेंट में दिखा दिया था कि वायरलेस बिजली छोटे पैमाने पर काम करती है। एक्सपेरिमेंट में उन्होंने जमीन पर बिखरे हुए प्रकाश बल्ब लगाए थे जो तब जलेंगे जब पास में एक टेस्ला कॉइल एक्टिवेट होगी। जेपी मॉर्गन को इस वर्ल्ड चेंजिंग टेक्नोलॉजी के बारे में समझाया और टेस्ला का समर्थन करने के वजह प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए ज्यादा पैसा मांगा। लेकिन मॉर्गन ने कॉन्ट्रैक्ट के उल्लंघन का दावा करते हुए अपनी फंडिंग वापस ले ली। जेपी मॉर्गन के पास जनरल इलेक्ट्रिक्स की ओनरशिप भी थी और वो AT&T एसोसिएट कंपनी के मालिक भी थे। जेपी मॉर्गन के पास दुनिया भर में तांबे की खदानें थी और उनकी फैक्ट्रियों में मीलों तांबे की तार बनती थी। जेपी मॉर्गन के पास रबर के खेत और कारखाने थे जो तार के लिए इंसुलिन बनाते थे
और उनके पास स्टील कंपनियां और कारखाने थे जो बिजली जनरेटर बनाते थे। उनके पास टिम्बर्स मिल थी जो टेलीग्राफ और बिजली के खंभे बनाते थे। उनके पास कोयला खदानें थी जो मौजूदा बिजली जनरेटर्स को ईंधन देती थी। और उनके पास 2 दर्जन रेल मार्ग थे जो देश भर में इन सभी संसाधनों को इधर से उधर ले जाने का काम करते थे। उन्हें लगा कि इनमें से कुछ भी नहीं बच पाएगा अगर टेस्ला कई सालों तक मुफ्त असीमित वायरलेस बिजली बनाएंगे। टेस्ला ने जेपी मॉर्गन को लगभग हर महीने लेटर्स लिखकर उनसे दोबारा सोचने की भीख भी मांगी, लेकिन जेपी मॉर्गन ने टेस्ला के प्रतिद्वंदी एडिसन और मार्कोनी को फंडिंग करना शुरू कर दिया। उन दिनों टेस्ला प्रभावशाली लेकिन काफी नुकसान में थे। एडिसन और मार्कोनी जैसे लोग जानते थे कि टेस्ला के आविष्कार को बाजार में कैसे लाया जाए। वे जानते थे कि टेक्नोलॉजी को एक्सेसिबल कैसे बनाया जाए और सबसे बढ़कर वे जानते थे कि यह खेल कैसे खेला जाता है, क्योंकि आप उस हाथ को नहीं काटते जो आपको खिलाता है। यही वजह है कि दुनिया की 84% एनर्जी जीवाश्म ईंधन से बनाई गई और यही वो वजह है कि टेस्ला अकेले टूट गए और मर गए। ये पॉसिबल है कि ग्रेट पिरामिड को कुछ विनाशकारी घटना का सामना करना पड़ा हो जिससे इसने काम करना बंद कर दिया हो। हाइड्रोलिक एसिड के अलावा दक्षिणी शाफ्ट में सल्फ्यूरिक एसिड के निशान हैं। उत्तरी शाफ्ट में जिंक क्लोराइड और अमोनिया क्लोराइड है। ये रसायन मिश्रित किए बिना हाइड्रोजन बना सकते हैं, लेकिन अगर आप अमोनिया क्लोराइड को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिलाते हैं तो आपको एक ज्यादा बड़ा रिएक्शन मिलता है, यानी एक बड़ा एक्सप्लोजन देखने को मिलता है, जिससे पिरामिड की ठोस बनावट के कारण इस विस्फोट को कंट्रोल किया जा सकता था। लेकिन नुकसान केवल पिरामिड के उन हिस्सों में पाया गया जहां ज्यादा कंप्रेस्ड गर्म हाइड्रोजन का फ्लो हुआ करता था। बहुत से एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह भूकंप की वजह से भी हो सकता है, लेकिन राजा के चेंबर की दीवारें 1 इंच से ज्यादा बाहर धकेली हुई हैं, यानी टन भर ग्रेनाइट को इतनी दूर धकेलने के लिए बहुत ज्यादा दबाव की जरूरत होती है। राजा के चेंबर के बाहर का बड़ा कदम भी भूकंप से नहीं बल्कि विस्फोट से होने वाली बर्बादी को दर्शाता है। अंदरूनी हिस्से में भी जलने के लक्षण दिखते हैं। जब दक्षिणी शाफ्ट की खोज की गई थी तो ये लगभग 1 इंच मोटे नमक के चादर से लिपटा हुआ था। ऐसा तब होता है अगर हाइड्रोजन उबल रहा हो और शाफ्ट के ऊपर जा रहा हो, लेकिन अभी भी पिरामिड पावर प्लांट में विस्फोट की वजह पता नहीं है कि ये क्यों कराया गया था। क्रिस्टोफर डन का मानना है कि ये भूकंप नहीं बल्कि किसी प्रकार की प्रलय थी, लेकिन इस सिद्धांत के साथ एक समस्या है। हालांकि एंशिएंट इजिप्शियंस ने हर चीज का सावधानी पूर्वक रिकॉर्ड रखा था, पर इस समय के दौरान किसी भी प्रभाव का कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। डन का मानना है कि यह हजारों साल पहले हुआ था और मुझे ये सोच एक बड़ा चढ़ाकर कही गई बात लगती है कि पिरामिड एक वायरलेस इलेक्ट्रिक ट्रांसमीटर था। लेकिन फिर इस बात का कोई सबूत नहीं है कि मिस्र के लोग कांच या किसी दूसरे घटक के साथ काम करते थे जिसका इस्तेमाल लाइट बल्ब बनाने के लिए किया जाता था। तो फिर प्राचीन मिस्र में बिजली के इस्तेमाल का कोई सबूत क्यों नहीं है और महान पिरामिड द्वारा बिजली उत्पन्न किए जाने का कोई रिकॉर्ड क्यों नहीं है? हो सकता है कि प्राचीन मिस्र के लोग ने इसका निर्माण ना किया हो। ज्यादातर एकेडमिक्स के बीच इस बारे में कोई बहस नहीं है कि ग्रेट पिरामिड कब, क्यों और कैसे बना था। इसे एंशिएंट इजिप्शियंस ने 4500 ईसा पूर्व में खुफू के मकबरे के रूप में बनाया गया था। बस यहाँ बात खत्म हो जाती है। लेकिन क्या हो अगर इनमें से कुछ भी सच ना हो? क्या हो अगर एंशिएंट इजिप्शियंस ने पिरामिड का निर्माण ना किया हो? इसकी वजह इसे बना हुआ पाया, और जब उन्होंने इसे पाया तो ये सालों, शायद हजारों सालों से डीएक्टिवेट था। ग्राहम हैनकॉक ओरायन कॉन्स्टेलेशन थ्योरी के समर्थक है, यानी ये थ्योरी कहती है कि महान पिरामिड ओरायन तारामंडल के तारों से लगभग 1 कदम मेल खाती है, लेकिन आज वे उस रेखा के हिसाब से नहीं है जहां ओरायन आज है। उल्टा वे उस रेखा के हिसाब से हैं जहां ओरायन 13,500 साल पहले आकाश में था। वैसे दोस्तों इस पर कुछ एस्ट्रोनॉमिकल एविडेंसेस भी मौजूद हैं, जैसे स्फीनिक्स पूर्व की ओर मुंह करता है और इक्विनॉक्स पर 13,500 साल पहले पूर्व की ओर उदय होने वाला तारामंडल लियो था। लेकिन ऐसे संकेत कि पिरामिड और स्फीनिक्स काफी लंबे समय से वहां मौजूद हैं। बोस्टन यूनिवर्सिटी के रॉबर्ट शॉक का मानना है कि स्फीनिक्स और गीजा परिसर लगभग 13,500 साल पुराना है। गीजा में फैरो के समय से ही एक्सट्रीमली ड्राई क्लाइमेट रहा है, लेकिन स्फीनिक्स में न केवल हवा और रेत के कटाव के संकेत मिलते हैं बल्कि ज्यादा पानी का कटाव भी होता है। स्फीनिक्स के आधार पर आसपास कटाव पैटर्न्स केवल तभी हो सकता है जब पानी की बड़ी मात्रा तेज स्पीड से पठार पर बह रही हो। इस बात के प्रमाण है कि यंग ड्राइस के अंत में हुआ था, जिसने करीब 9700 ईसा पूर्व में आखिरी आइस एज के अंत को समझाया था। ऐसे माना जाता है कि ग्लेशियर्स कुछ शताब्दियों के भीतर ही तेजी से पिघल गए थे और समुद्र का स्तर 500 फीट ज्यादा बढ़ गया था। ये जियोलॉजिकल टाइम से बहुत ज्यादा तेज है, लेकिन जैसे जैसे ज्यादा एविडेंसेस इकट्ठे किए गए पता चला कि पिघलना दशकों में होने लगा था। लेकिन दूसरी तरफ चिकशुलुम इम्पैक्ट जैसी दूसरी विश्वव्यापी आपदा जिसने डायनासोर्स को मिटा दिया, पर यह वैसा नहीं था। इस प्रभाव से ठंडक आती है। हाल ही के रिसर्च से पता चलता है कि 9700 ईसा पूर्व के आसपास एक बड़ी सौर घटना हुई थी जिसने CMECs को जन्म दिया था।
जिसमें एक हिंसक प्लाज्मा तूफान ने पृथ्वी पर प्रहार किया था और पृथ्वी के मैग्नेटोस्फीयर को डुबा दिया था, जो कि सोलर रेडिएशन के खिलाफ हमारी सुरक्षा करता था। मैग्नेटोस्फीयर की सुरक्षा के बिना पूरे पृथ्वी पर बड़े पैमाने पर बिजली गिरनी शुरू हो गई थी। बिजली जो कि हमने अब तक नहीं देखी थी, ये किसी भी चीज से कई गुना ज्यादा तेज थी। ये बिजली किसी भी आंधी से सैकड़ों या हजारों गुना ज्यादा शक्तिशाली थी। 120 से ज्यादा देशों में इस बात के प्रमाण है कि इस घटना के दौरान चट्टान पिघल कर कांच में बदल गए थे। इसे ब्रिटिफिकेशन कहा जाता है और चंद्रमा की चट्टानों में ब्रिटिफिकेशन के प्रमाण मौजूद हैं। लेकिन हम एक बात अच्छे से समझ गए हैं कि अगर पृथ्वी की सतह के 30% हिस्से को ढकने वाली ग्लेशियर्स 1 या 2 दिन में पिघल जाए तो क्या हम आश्रय पाने और जीवित रहने में सक्षम होंगे? क्योंकि पृथ्वी की सतह पर बहने वाले पानी की स्पीड, मात्रा और दबाव के बारे में सोचें। यहाँ पानी स्फीनिक्स और पिरामिड जैसे पत्थरों के निर्माण पर पावर वॉशर की तरह काम करेगा। अगर ये बिजली बनाने के लिए एक अस्थिर रासायनिक प्रतिक्रिया का इस्तेमाल कर रहा होता है तो इस बीच प्लाज्मा, बिजली और विकिरण से भरा आकाश ग्रेट पिरामिड को बुरी तरह से नुकसान पहुंचाता। असल में हर संस्कृति में बाढ़ की एक मिथ मौजूद है जो सभ्यता को रीसेट करने का काम करती है। वे सभी कहानियां युवा डायर्स के अंत में एक प्रलय की ओर इशारा करती हैं। अटलांटिस जैसे खोए हुए महाद्वीपों के मिथक भी इस समय रेखा में फिट बैठते हैं। अब मैं यहाँ पर कोई दावा नहीं कर रहा कि जो मैंने कहा है वही हुआ हो, लेकिन मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि धार्मिक उद्देश्य के लिए उन्होंने स्फीनिक्स को बदल दिया होगा। मूल डिज़ाइन को हटा करके उन्होंने अपना डिज़ाइन लगा दिया होगा और हम जानते हैं कि उन्होंने ऐसा ही किया हो क्योंकि ज़्यादातर वैज्ञानिक अभी भी आश्वस्त नहीं हैं और यही ठीक है। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा और अधिक रहस्य उजागर होंगे, देर सवेर हमें सच्चाई का पता चल जाएगा और मुझे संदेह है कि हम सीखेंगे कि पिरामिड पावर प्लांट का सिद्धांत हमेशा से सही था। कुल मिलाकर मैं ये कह सकता हूँ कि जिसने भी पिरामिड बनाए उसने ऐसी ऊर्जा बनाई हो जो पृथ्वी के लिए हानिकारक नहीं थी, बल्कि इसके साथ घुल मिलकर एडवांस टेक्नोलॉजी को जन्म देती। अब आपका सवाल होगा कि अगर यह सिद्धांत 50 साल से मौजूद है तो किसी ने भी इसे छोटे पैमाने पर दोहराने की कोशिश क्यों नहीं की? असल में पृथ्वी पर सभी के लिए अनलिमिटेड क्लीन एनर्जी पूरी मानव जाति के लिए एक बड़ा कदम आगे बढ़ाने का एक तरीका लगता है। बल्कि उन एक्सपेरिमेंट्स के बारे में सोचे जो निकोला टेस्ला ने किए थे, जो बिजली मुफ्त करने की जुगाड़ में लगे हुए थे। राजनीतिक संघर्ष, फिजिकल अनस्टेबिलिटी और अंतहीन युद्धों के बारे में सोचे जिन्हें टाला जा सकता था, लेकिन शायद जो अब हो रहा है वो 100 साल पहले टेस्ला के साथ हुआ था। टेस्ला के समय में कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी बनाने में रुचि नहीं रखता था जो सभी के लिए बिजली मुफ्त कर सके, और अगर ऐसा हो पाता तो उस समय के बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट JP मॉर्गन, वेंडरबिल्ट्स और रॉकफेलर की ओनरशिप वाले एम्पायर तबाह हो गए होते। कार्नेगीज, ड्यूपॉन्ट्स और मिल्स सभी को काफ़ी नुकसान हुआ होता। दुनिया को एक महान नई इंडस्ट्रियल पावर के रूप में टेस्ला ने कहा था कि वो दुनिया के दूर दराज के अविकसित हिस्सों में प्रचुर मात्रा में इलेक्ट्रिक पावर लाना चाहते हैं ताकि हर देश के बीच अच्छे कम्युनिकेशन को बढ़ावा दिया जा सके, पर ऐसा होने नहीं दिया गया। अमेरिका और उसे कंट्रोल करने वाले कॉरपोरेशंस अपना प्रॉफिट नहीं छोड़ना चाहते थे, बल्कि वे आज भी अभी भी नहीं छोड़ना चाहते। यहाँ तक कि जब टेस्ला की मृत्यु हुई तो FBI और OSS के एजेंट किसी वजह से उनके पास थे, क्योंकि टेस्ला के सभी न्यू इन्वेस्टमेंट डॉक्यूमेंट्स 80 बॉक्सेस में रखे थे, जिसमें से केवल 60 बॉक्सेस ही खोजे गए थे। और तब से कुछ वैज्ञानिकों ने कहा कि टेस्ला का आविष्कार कभी काम नहीं करेगा। लेकिन वहीं कुछ वैज्ञानिकों ने उनके ज़्यादातर आविष्कारों के बारे में कहा कि ज़्यादातर विज्ञान कॉरपोरेशंस और सरकारों द्वारा खरीदा और बेचा जाता है, और आज भी यही किया जा रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस वाली वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।